नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। करेंगे यूपी की सबसे बड़ी बहस की शुरुआत, लेकिन उससे पहले वक्त है आज के पॉलिटिकल पंच का। ना खर्ची, ना पर्ची, सिफारिश से भी नहीं, जाति के आधार पर भी नहीं और भ्रष्टाचार से भी नहीं, योग्यता के आधार पर 48 लाख एप्लीकेशन में से आप सब आपकी योग्यता के आधार पर आए हैं। 2017 में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले क्या स्थिति हुआ करती थी उत्तर प्रदेश के अंदर? नौकरी की बोलियां लगती थी, नौकरी के नाम पे लूट खसोट होती थी, एक परिवार का बोलबाला होता था, पूरा प्रदेश तमाशबीन बना रहता था। लेकिन अब योग्यता के आधार पर उत्तर प्रदेश के सभी नौजवानों का अधिकार नौकरी पर है और नौकरी के लिए जब आवेदन करता है तो उसकी योग्यता के अनुसार उसको नौकरी मिलती है। अगर हम लोग संख्या पूछना चाहें कि इतनी भारी संख्या बता रहे हैं आप, इसमें पीडीए की गिनती क्या है? पीडीए की हकमारी कौन कर रहा है? इस भर्ती में पीडीए की हकमारी किसने की? पीडीए की आंकड़े बता दे सरकार, कोई सवाल न पूछे। इसलिए ये केवल इनका प्रोपगेंडा। ये सारी बातें बहुत जल्दी निकल के आएंगी। ये जो भर्ती पुलिस की हुई है, इसमें निष्पक्ष भाव से नहीं हुई, वर्ग विशेष के लोगों को तरजीह दी गई। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार में भ्रष्टाचार से मुक्त और प्रतिभा के आधार पर पुलिस की ही नहीं कोई भी नौकरी मिलती है और मिलती रहेगी। और ये हमारी सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि है, जिसमें लगभग 8.5 लाख लोगों को 8 साल में हम लोगों ने सरकारी नौकरी दिया है। 2 करोड़ को रोजगार का वादा था, अभी तो बहुत छोटी संख्या है ये। लेकिन पारदर्शिता जो भर्तियों में हो रही है वो सरकार की कामयाबी मानते हैं क्या? तो हमें अभी तो बहुत छोटा है ये, तो नौकरी किसी को मिल तो रही है, मिली तो है, अभी बहुत छोटी संख्या है। आज पूरे देश में जब उत्तर प्रदेश का प्रमाण पत्र लेकर छात्र हमारा युवा जाता है तो लोग सम्मान के दृष्टि से देखते हैं। एक जमाना ऐसा था कि हमारे युवाओं को बड़ा हेय दृष्टि से देखा जाता था देश के। तो पॉलिटिकल पंच में सबका रिएक्शन आपने सुना। उत्तर प्रदेश पुलिस में बम्पर भर्ती एक तरफ युवाओं के लिए खुशियां लेकर आई है, तो दूसरी तरफ सियासी हवाएं भी गर्म हो चुकी हैं इसी मुद्दे पर। अमित शाह ने ऐलान किया कि अब यूपी में बिना पर्ची खर्ची के पारदर्शी भर्ती होती है, तो विपक्ष ने इसे लेकर तीखा पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के आरोप इसलिए हैं ताकि हम सवाल न कर सकें, तो सीएम योगी ने करारा जवाब देते हुए कहा कि अब यूपी में भर्तियों से परिवार का कब्जा हट चुका है और योग्यता के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने 2 करोड़ नौकरियों के वादे का जिक्र करते हुए इस पर तंज कस दिया। इस पूरे माहौल के बीच सवाल यह है कि यूपी पुलिस में बम्पर भर्ती क्यों तेज हुआ सियासी चैप्टर, और खर्ची पर्ची पुलिस भर्ती पारदर्शी, इस पर आज की हम महाबहस करेंगे। और हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ रहा है। हमारे साथ शरद त्रिवेदी जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी जुड़ रहे हैं, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता डीएस चौहान जी हैं, पूर्व डीजीपी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे चर्चा की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले सवालों पर नजर डाल लेते हैं। कांस्टेबल्स का नियुक्ति पत्र, राजनीति जबरदस्त। 60,000 से ज्यादा कांस्टेबल्स को उनका अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा चुका है, उनकी ज्वाइनिंग बस होने वाली है अब, लेकिन इस पर राजनीति जबरदस्त शुरू हो गई है। यूपी पुलिस में भर्ती बम्पर, तेज हुआ सियासी चैप्टर। आरोप लगाया जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि इसमें पीडीए की संख्या कितनी है और पुलिस भर्ती कितनी पारदर्शी। खर्ची पर्ची, जो बयान अमित शाह ने दिया है कि पहले किस तरह लूट होती थी, बोलियां लगती थी, पर्चियां निकलती थी और पैसों के बल पर जो है वो नौकरियों को
इधर उधर कर दिया जाता था पैसे और रिश्वत लेके, वो अब ऐसा नहीं होता है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सवाल हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शरद त्रिवेदी जी हैं, उन्हीं से करते हैं। शरद जी, 60,000 से ज्यादा कांस्टेबल्स को अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुके हैं, पर अब इस पर राजनीति शुरू हो गई। भर्ती कंप्लीट हो गई लेकिन राजनीति शुरू हो गई है। अब इस पर समाजवादी पार्टी सवाल पूछ रही है कि आप ये बताइए कि इसमें पीडीए की संख्या कितनी है, उसकी हकमारी तो नहीं की जा रही। देखिए, अभी जो अयोध्या से सांसद है उन्होंने तो खुद ही बताया है कि उसमें पीडीए जो है वो कम है। इसका मतलब ये आंकड़े तो समाजवादी पार्टी के पास पहले पहुंच गए, सरकार के पास बाद में आए थे। अगर ऐसी कोई बात है तो वो इसको सार्वजनिक करें, और अगर संविधान के अनुरूप नहीं तो कोर्ट के दरवाजे इनके पास खुले हैं। लेकिन ये इनको पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है। समस्या ये है क्योंकि इन्होंने तय कर लिया है कि हमको एक ही माला जपनी है पीडीए की। अगर हमें क्योंकि हमारा एक सीमित दायरा है, भारतीय जनता पार्टी का कोई दायरा नहीं है, पूरा उत्तर प्रदेश हमारा है, पूरा भारत हमारा है, और हर व्यक्ति और हर वर्ग विशेष का ध्यान रखा गया। और जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो संविधान में आंकड़े दिए गए हैं, हर जाति को उसी आंकड़े पे आएगा। अगर इसके खिलाफ कोई चीज होती तो इनके कोर्ट के दरवाजे खुले, बिल्कुल जाएं। ये पारदर्शिता से हुई है, सारे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हुई है। कोई चलिए इसी पॉइंट को मैं आगे बढ़ा देती हूँ। अनुराग जी, अगर इसमें केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, कोई गड़बड़ी हुई है, आपको लगता है कि रिजर्वेशन का सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं और फोरम्स खुले हैं। इस तरह इस पर बयान देकर राजनीति को क्यों हवा दे रहे हैं? देखिए, मेरा तो बीजेपी से एक ही आग्रह है, बीजेपी के प्रवक्ता से भी, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कम से कम पीडीए का अपमान मत करिए। आपने बड़ी आसानी से कह दिया पीडीए की माला जप रहे हैं। बिल्कुल जप रहे हैं, क्या दिक्कत है भाई? पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े अगड़ी की बात कर दो तो माला जप रहे हैं। माने दलित को न्याय मिल जाए और उसके लिए अगर हम आवाज उठाएं तो आप कह रहे हो माला जप रहे हैं। ये जो मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी, ये मानसिकता तकलीफ दे रही है समाज के अंदर में। वो देखना ही नहीं चाहते पीडीए को, वो सुनना ही नहीं चाहते पिछड़ों को, दलितों को, जो पिछड़े आर्थिक रूप से हैं, सामाजिक रूप से हैं, कैसे समाज की मुख्यधारा में आ जाएं। अगर हम उनकी बात करें तो कहेंगे उनकी माला क्यों जप रहे हो भाई, उनकी माला जप रहे हो। माने ये अगर मानसिकता आपकी है तो आपका जो व्यूअर देख रहा होगा समझ गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए के लोगों से, पिछड़ों से, दलितों से कितनी नफरत कर रही है। माने उनके बारे में बात करना, सामाजिक न्याय की बात करना, समाज में उनको बराबरी का अधिकार दिलाना, समाज की मुख्यधारा में उनको शामिल कराना, इसको ये माला जपना कहते हैं। तो आप समझ लीजिए मैं माला जप रहा हूं, समाजवादी माला जप रही है इनकी। आपको कोई दिक्कत है क्या? आपकी क्या वो मानसिकता में जो आप सिक्योरिटी जो भरी हुई है, ये इसको निकालने की जरूरत है। इस देश पे उनका भी उतना ही अधिकार है, इस समाज पे भी उनका ही उतना अधिकार है जितना औरों का भी है। ऐसा नहीं है, वो भी उतने ही भारतीय हैं जितने और हैं समाज के अंदर में। अगर उनको अच्छे से जीवन मिल जाए, उनको अगर जीने का मौका अच्छा मिल जाए, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ जाए, अच्छे स्कूल में पढ़ जाए, अच्छी जगह उनकी अगर नौकरी लग जाए तो दिक्कत क्या है? जितना परसेंट जिसके लिए एलोकेट होना चाहिए, मार्क्स के हिसाब से या मेरिट के हिसाब से, किसको कितना रिजर्वेशन मिला है, हाँ, जितना रिजर्वेशन मिला है उतना सबको दिया गया है। स्टूडेंट्स के बीच से या अभ्यर्थियों के बीच से ऐसी कोई आवाज नहीं आई। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन एक बार पहले सभी पैनलिस्ट बात कंप्लीट करेंगे। प्रियंका गुप्ता जी, तो अब मुझे बताइए कि अभी तक किसी अभ्यर्थी ने शिकायत नहीं की कि ये कम हुआ, ये ज्यादा हुआ, या क्या हुआ? अब इस पर नए सिरे से राजनीति की कोशिश हो रही है क्या? कैसे बहनें रोड पे बैठी रहती हैं छोटे छोटे बच्चे लेके, वो भी तो बैठी रहती है ना रात दिन पे, उनको पकड़ के। अब दूसरे पैनलिस्ट को बोलने दीजिए, दूसरे मुद्दे पर आप तब बोलेगा जब आपकी बारी आए। बोलिए प्रियंका जी। अधिकार मांग रही है ना नौकरी। देखिए आस्था जी, मैं सबसे पहले तो ये कह दूं कि ये नौकरियां ऊंट के मुंह में जीरे के जैसी है। अब जब आप 50,000 या 60,000 भर्ती के लिए 50 लाख बच्चा अप्लाई करे तो समझ जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति की। अपने आप को पीठ थपथपा लेने से काम नहीं चलता है। और रही बात आपके जो कह रहे हैं कि आरक्षण की, तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आप सीधे सीधे देखिए कि क्यों लटका अटका भटका रखा है। दूसरी चीज, आप ये परीक्षा की बात कर रही हैं, ये पारदर्शी परीक्षा थी, 2 बार तो ये परीक्षा कैंसिल हो गई। और कोई आप बता दीजिए, कोई 9 साल में कोई 9 एग्जाम आप बता दीजिए जो बिना किसी कैंसिलेशन के, बिना किसी कोर्ट में जाए आपने कंप्लीट कर दी हो भर्ती प्रक्रिया। तो भाई साहब, मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछूंगी, आप पारदर्शिता के बारे में बात कैसे करते हैं? और आप इस नौकरी की बात कर रहे हैं, इस नौकरी में भी बीच में अभी कंप्लेन आई थी तो फिर सफाई देनी पड़ी थी विभाग को। तो मैं तो समझती हूँ कि कोई भी ऐसी भर्ती नहीं है जिस पर उंगली ना उठाई गई हो। रही बात, आप बेसिक शिक्षा विभाग में पिछले 7 साल से आप भर्ती नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है क्यों नहीं कर रहे हैं,
भाई स्कूलों में शिक्षक नहीं है, पर आप ये क्या, मतलब आपको उससे कोई मतलब नहीं। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, आपको उससे कोई मतलब नहीं। पर शराब की दुकानें जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में खुल रही हैं, वो इससे साफ जाहिर होता है कि आपकी मंशा क्या है। पढ़े या ना पढ़े, अस्पताल में इलाज मिले या ना मिले, पर शराब की दुकानों पे शराब जिस तरह से परोसी जा रही है, वो उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना के छोड़ेगी। ठीक है, हमारे बीच में डीएस चौहान जी भी हैं, पूर्व डीजीपी हैं, और उन्हीं से जानते हैं कि 60,000 से ज्यादा कांस्टेबल्स की या फिर इतनी मैसिव भर्ती को ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरा कराना, टाइम से ज्वाइनिंग कराना, और इसमें हर एक रूल का पालन हो, रिजर्वेशन में किसी को किसी तरह की दिक्कत ना हो, सब कुछ एज पर रूल हो, सबका ध्यान रखना। इससे पूर्व में सर हमने देखा है कि चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती हो या यही परीक्षा हो, 2 बार कैंसिल हुई है। कभी पेपर लीक आउट की जो है वो इसमें घटना होती है, तो कभी कोई समस्या आती है, कभी क्वेश्चन पेपर में कुछ गलत क्वेश्चन, कुछ मार्क्स को लेकर हमने देखा है कुछ और परीक्षाओं में इस तरह के सवाल उठे हैं। लेकिन उसके बाद इस एक ही शिफ्ट के अंदर इस पूरी परीक्षा को कराया गया और सबको नियुक्ति पत्र दे दिया गया। तो ये अपने आप में किसी सरकार के लिए कितना बड़ा चैलेंज होता है? क्या उस पर खरी उतरी है मौजूदा सरकार? देखिए, सर्वप्रथम मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, गृह विभाग को और पुलिस डिपार्टमेंट को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ये भर्ती बगैर किसी कंट्रोवर्सी के, बगैर किसी शिकायत के संपन्न किया। मैं सभी पैनलिस्ट को बहुत ध्यान से सुन रहा था। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़ी आबादी है, और यहाँ पर जब भी कोई परीक्षा करते हैं तो काफ़ी संख्या में छात्र आते हैं देने के लिए। हर छात्र का एस्पिरेशन रहता है कि वो अपने आप को काबिल समझता है, लेकिन उसमें से छांट के लोगों को लेना ये अपने आप में बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। रिक्रूटमेंट बोर्ड ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया, RFID का इस्तेमाल हुआ, CCTV का हुआ, बायोमेट्रिक्स का हुआ, और उसके बाद ये भर्ती की गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे 35 साल की पुलिस सेवा में हमने वो दौर भी देखा है जब पुलिस रिक्रूटमेंट को लेकर IPS अफसरों की जांचें हुई, उनको काफ़ी मानसिक वेदना सहनी पड़ी, इस तरह के आरोप लगे। लेकिन इस भर्ती में कोई आरोप नहीं लगा। पिछली बार जब ये परीक्षा कराने की कोशिश की गई थी तो नॉन गवर्नमेंटल एजेंट्स ने इसको परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की, लेकिन आप सरकार का एक्शन देखिए, इतना ताबड़तोड़ एक्शन हुआ। यूपी STF ने बहुत कठोर कार्रवाई की, सब लोगों को अरेस्ट किया, जेल डाला, और जिसकी वजह से ये इस बार परीक्षा जो है एकदम साफ सुथरी हुई। दूसरे पैनलिस्ट कह रहे थे, मैं उनको बताना चाहता हूं पूरे सम्मान के साथ में कि सभी सरकारों का, राज्य सरकारों का, केंद्र सरकारों का ये नियम होता है कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब में 27% OBC को और 23% SC ST को ये दिया जाता है। 50% रिजर्वेशन पूरा करना ही होता है। इसमें कोई किसी के पास चॉइस नहीं है, कोई अधिकारी इसको चेंज नहीं कर सकता है। तो पूरा रिजर्वेशन जो है वो पूरा दिया गया है, उसके बाद ये भर्ती की गई है। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि अभ्यर्थियों के बीच में से कहीं कोई आवाज नहीं आ रही है कि किसी की सिफारिश की जरूरत पड़ी, किसी को पैसे देने की जरूरत पड़ी। तो ये बहुत ही क्लीन और ट्रांसपेरेंट तरीके से भर्ती की गई है। यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड इसके लिए बधाई की पात्र है, गृह विभाग इसका बधाई के पात्र है। इससे जनता का सरकार में विश्वास बढ़ता है, और उससे फिर आगे जो परीक्षाएं आती है उनमें भी छात्र अपनी मेरिट के आधार पर, योग्यता के आधार पर, तैयारी के आधार पर जाते हैं। ठीक है, बस नौजवान यही उम्मीद करता है कि भर्तियां समय से निकलें, समय से पूरी हों। ऐसा ना हो एज लिमिट क्रॉस हो जाए और यहाँ भर्ती पे भर्ती निकले जा रही है, या कभी पोस्टपोन हो रही है, कभी कैंसिल हो रही है। अनुराग जी, हाँ देखिए, ये सुन लीजिए। सर 22 में नोटिफिकेशन आया था, फिर 23 में हम लोगों को धरना करने के बाद एग्जाम हुआ, फिर 24 में हमारा DV रिजल्ट आया। अब हमारी DV कंप्लीट हो चुकी है, वो भी धरना करने के बाद हमारा DV रिजल्ट आया। उसके बाद से हम लोगों को हर बार जब भी गर्ल्स आती हैं उनको बताया जाता है कि आपको 1 महीने का टाइम आप लोग लीजिए, फिर आपका रिजल्ट पक्का आ जाएगा। अगर हमारी जॉब लगती है उसके बाद हमारी शादी होती है, तो हम लोगों पे, हमारी फैमिली पे दहेज का प्रेशर नहीं होता है। अब ये लड़कियां कह रही हैं ये यूपी अधीनस्थ सेवा की मुख्य सेविका के पद की जो वैकेंसी, उसके बारे में कह रही हैं कि हम आते हैं, धरने पे बैठते हैं, हमें उठा के पुलिस ले जाती है। और ये भी कह रही है कि अगर हमारा सिलेक्शन समय से नहीं होगा तो हमारी शादी में दहेज देना पड़ेगा। ये हम नहीं कह रही हैं, ये उत्तर प्रदेश की बेटियां कह रही हैं। तो ये बेटियां झूठ बोल रही है क्या? सवाल ये उठता है। दूसरा सवाल तो ये था कि प्रत्येक साल 75 लाख लोगों को रोजगार देने की बात हुई थी, जहां तक मुझे याद है। अगर हम गलत है तो आप बता दीजिएगा। क्या 75 लाख के हिसाब से उत्तर प्रदेश में रोजगार मिला है? ये बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है
कि उत्तर प्रदेश के अंदर में क्या यहाँ पे रोजगार के लिए, चलिए सरकारी नौकरी नहीं दे पा रहे, तो क्या रोजगार के लिए, क्या यहाँ पे आईटी सेक्टर का डेवलपमेंट आपने कहीं भी लखनऊ या लखनऊ के अगल बगल में क्या हुआ है लास्ट 8 सालों में? अगर आईटी, मेरी बात पूरी हो जाएगी, बेसिक शिक्षा विभाग में बहुत सारे पद खाली पड़े हैं और इसे लेकर समय समय पर हमने प्रोटेस्ट देखा है, चाहे वो ज्ञापन के रूप में लोग धरना देते हुए नजर आए या सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाते हुए नजर आए। और हमने ये भी देखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार आदेश दिया है अलग अलग विभागों को कि आप लिस्ट दीजिए कि किसमें कितने पद खाली पड़े हैं और उनकी रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को जल्दी ऑन किया जाए, उसको फुलफिल किया जाए। तो ये कांस्टेबल भर्ती तो पूरी हो गई जो अपने आप में बहुत बड़ी और मैसिव थी, 60,000 से ज्यादा पद, लेकिन अभी बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर बहुत सारे पद खाली पड़े हैं और सालों से तैयारी किए हुए, एग्जाम दिए हुए बच्चे बाट जो रहे हैं कि उनका नंबर कब आएगा, उनका प्रोसेस आगे कब बढ़ेगा। शरद जी, देखिए 2-3 चीजें इसमें सामने आई हैं। पहले तो ये कि पहले जो इम्तहान हुए थे उसमें अनियमितताएं बरती गई थी और ये बात हम मानते हैं, क्योंकि देखिए 25 साल जिनकी सरकार थी उन्होंने अपराध को इस हद तक ट्रेन किया था, इस हद तक प्रशिक्षण दिया था कि कोई भी काम बिना अपराध, बिना माफिया के संरक्षण के नहीं हो सकता है। तो आदतें को छुड़ाते छुड़ाते छूटती हैं, एकदम से नहीं छूटती हैं। दूसरी चीज जो है, जो दलित प्रेम बताया गया है, हमारे मित्र बता रहे थे अनुराग जी कि उनका दलित प्रेम बहुत ज्यादा है, उनका व्यक्तिगत प्रेम है, इसको मैं मानता हूं, लेकिन पार्टी का प्रेम कहीं नहीं दिखता है, क्योंकि किस तरह मायावती जी के साथ उनके ऊपर मारने का अटेम्प्ट किया गया था वो सबको पता है। और जब इनके नेताजी के सामने जब भर्ती हुई थी तो उसमें 21,000 में 17,000 एक ही जाति के भर्ती हो गए थे, वो सिर्फ एक जात में पीडीए थे, सब जो है बिछड़े और अल्पसंख्यक सिर्फ एक ही जाति में आ गए थे। दूसरी चीज ये है कि जो ये कहा जा रहा है कि 2 करोड़ नौकरियों की बात है, प्रधानमंत्री से लेके, मैं आपको एलानिया बता रहा हूं, प्रधानमंत्री से लेके नीचे तक किसी कार्यकर्ता ने ये नहीं कहा कि 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। ये कहा गया था कि हम विकास इस हद तक लाएंगे कि 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। 27 करोड़ लोग, क्योंकि इनको विदेशी सर्टिफिकेट चाहिए, तो मैं बता दूं कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लाया गया है। ये अभी एक हफ्ते पहले रिपोर्ट आई है। ठीक है, जवाब दे दो 10 सेकंड का। रिपोर्ट है कि तेज चलने वाली अर्थव्यवस्था हमारी बन गई है। ठीक है शरद जी, 30 करोड़ प्रियंका जी, आस्था जी, इनसे ये पूछिए कि इन्होंने वादा नहीं किया नौकरी का। अरे तो यही बता दे कितना इन्वेस्टमेंट आया, कितने इन्होंने जो है एमएसएमई चलाए, 20,000 से ज्यादा एमएसएमई तो ऑन रिकॉर्ड 2-3 साल में बंद हो गए। आप ये बताइए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आपका क्यों फेल हो गया? आप ये बताइए कि आप रोजगार की बात कर रहे हैं, अभी यहाँ पे चौहान साहब भी आरक्षण की बात कर रहे थे। मैं पूछना चाहती हूँ भैया, बिजली विभाग को आप उठा के प्राइवेटाइज करे दे रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में आज तक आप आरक्षण का मैटर सॉल्व नहीं कर पाए। ठीक है, आप ये संविदा पे नौकरियां देंगे, उसके बाद आप कहते हैं कि आप आरक्षण देंगे। अनुराग अरे भाई आरक्षण आप दे कहा रहे हैं, आप तो नौकरियां उल्टे खाए जा रहे हैं। ठीक है अनुराग जी, सेंट्रल इसके बाद गवर्नमेंट के कलेक्टर 10 जवाब लाख से शरद जी ज्यादा से पद लेते हैं। खाली पड़े अनुराग हुए जी हैं, आप क्यों नहीं बढ़ते भाई उनको? देखिए मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, आपने कहा था कि हम, अभी इन्होंने बोला कि हमने बहुत डेवलपमेंट कर दिया। अभी भी अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो 80 करोड़ लोगों को आपने 5 किलो चावल 5 किलो आटा की लाइन में लगा रखा है। अगर आप केंद्र सरकार से राज्य सरकार तक की बात करेंगे तो क्या इस देश का व्यक्ति स्वाभिमान से जीना चाहता है? उसको अगर आप नौकरी दे दोगे तो क्या 80 लाख लोगों को, 80 करोड़ लोगों को फिर आपको 5 किलो चावल 5 किलो आटा के लिए लाइन में लगना पड़ेगा क्या? इसके मतलब क्या हुआ, अगर बाप लाइन में लगा है 5 किलो चावल में तो उसको बेटे को तो नहीं पढ़ा पाएगा, कल उसका बेटा लाइन में लग जाएगा 5 किलो चावल 5 किलो आटा में, फिर उसका बेटा बच्चा लाइन में लग जाएगा। इसके मतलब आप पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब रखना चाहते हैं क्या हिंदुस्तान को? और आप कह रहे हैं वर्ल्ड बैंक का डाटा, मैं आपसे बता दूं हंगर इंडेक्स में 127 में हमारा देश 105 नंबर पे है। जवाब सुन हंगर लेते हैं, इंडेक्स देखेंगे आप, जवाब तो क्या सुन लेते हैं। शरद जी बोलिए। यही किया कि 127 में 105 नंबर पे लाके हमने ग्लोबल इंडेक्स नंबर में हमारा हंगर में हमारा देश आके खड़ा हो गया। इस पर जवाब सुन लेते हैं एक बार उनका। बोलिए शरद जी। देखिए अनुराग जी ने बहुत बढ़िया बात की, मैं खुद भी इस चीज को उठाना चाहता था। ये वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हमारा जो नंबर दिया गया है, इसके ऊपर जब जो सर्वे किया गया था, वो बाद में जब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि 3,000 लोगों का पूरे देश में सर्वे किया गया था और उसमें ये पाया गया था कि जिन बच्चों की उम्र 10 साल है और उनकी हाइट 120 सेंटीमीटर से कम है तो वो बौने हैं। इसका मतलब पूरे भारत में 37 करोड़ लोग बौने हैं।
ये इस तरह के मिक्की माउस इंस्टीट्यूट सैकड़ों अमेरिका में चलते हैं, जो रोज आए दिन इस तरह की खबरें छापते हैं। सोरोस के अभी काले कारनामे आपके सामने आ गए हैं। ये जो और भारत को ये जो यूपी में कुपोषण है, ये भी सिरोस के माध्यम से ही हो रहा होगा। चल रही है, गजब बातें कर रहे हैं। गोलियां चल रही है, उससे 27 सही सवाल है। कुपोषण किसके माध्यम मतलब से हो रहा है? कुपोषण पे बोलेंगे मुद्दे पर रहिए आप नहीं, लोग। एनेमिक पे बोलेंगे नहीं, मतलब के बात कह रहे हैं वो भी बात से जो है। कोरोना में लोगों की मौतें हो गई, वो कैसे हो गया जरा बता दीजिए। ऑक्सीजन तो दे कोरोना सकते थे तो ना, छोड़िए, कोरोना काल में जितनी मौतें हुई थी उनका आंकड़ा दे नहीं पाया। एक एक करके अपने अपने समय पर उनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, आपको फिर मौका मिलेगा। शरद जी 20 सेकंड पूरा कीजिए बात को। ठीक है, आपने अभी तक जो सवाल पूछे, आपने पॉवर्टी की बात उठाई, आपने हंगर इंडेक्स की बात उठाई, उस पर उनका भी आंकड़ा सुन लीजिए। 20 सेकंड शरद जी, उसके बाद मैं डीएस चौहान जी से एक कमेंट फिर लूंगी। शरद जी बोलिए। कोरोना काल में जो मौतें उस पर पूछिए। प्रश्न मैं नहीं सुन पाया। चुनाव लड़ लिया ना आपने, बोलिए। अरे चुनाव से हर चीज संबंधित थोड़ी है, हर बात में आप चुनाव लेके आ जाते हैं। आप कोई बीजेपी प्रवक्ता थोड़ी है। मैं बीजेपी प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन ये इस पर बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं, बहुत से सवाल आप पूछ चुके हैं, इसको पार्लियामेंट तक ले जा चुके हैं, जवाब भी सुन चुके हैं। आप क्यों उसको दोबारा से रिवाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं? नए मुद्दे आपने जोड़े हैं, उनको आने दीजिए ना चर्चा में। आप ही के मुद्दे आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। शरद जी बोलिए। 43 सीटें लेके आए तो क्या हुआ? सवाल नहीं पूछूं क्या? 43 सीटें अगर एक सेकंड जवाब सुन रहे हैं। तो सवाल पूछना बंद कर दूं क्या? जब ऑक्सीजन ऑडिट किया गया तो वो बता रहे थे कि उनको 1500 टन चाहिए। जब ऑक्सीजन ऑडिट हुआ तो पता चला 700 टन से ऊपर दिल्ली को जरूरत नहीं थी। ये फर्जी आंकड़े लेके आ रहे हैं। यही जो फर्जी रिपोर्ट अमेरिका की है, ये सारी कहानियां की मौतें हुई, हॉस्पिटल में जगह तक नहीं थी, हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था ही नहीं थी, सब फर्जी था। यहाँ पे लोग भूखों मर रहे हैं। युवाओं के रोजगार से आप लोग कहां तक पहुंचे? कोरोना फर्जी था। चर्चा हो रही है युवाओं के रोजगार की, नौजवानों के लिए पूरा विषय डेडिकेटेड है आज का। आप लोग इधर उधर के मुद्दे समेट रहे हैं जिनको पहले चर्चा में ला चुके हैं आप लोग। डॉक्टर टाइम से थे, कोई दिक्कत नहीं, कोई मौत नहीं हुई। मान लेते हैं भाई, बोल दो, क्या दिक्कत है? बोलना ही तो है, बोलने में क्या जाता है? वो बहुत भयावह समय था कोरोना में सब चंगा, वो बहुत भयावह समय था। बेहतर होता कि चुनाव आ रहे आप लोग नौजवानों की बात करते, उस पर आगे बढ़ाते, और विभागों में क्यों पद खाली पड़े उन पर आप सवाल पूछते। क्यों आप पुराने विषय में ला रहे हैं? आपके पास नए विषय इतने सारे पूछेंगे। अरे तो पहले उस पर तो जवाब ले लीजिए ना, जो विषय है उस पर तो जवाब सुनने दीजिए ना। आप तो बस खुद ही बोलते रहना चाहते हैं। क्यों महंगाई बढ़ी है? ठीक है, मैं एक सेकंड आप सब लोगों को रोकूंगी। डीएस चौहान जी हमारे बीच में, मुझे लगता है कि विषय पर वापस बहस लाने के लिए यहाँ पर सर का कमेंट बहुत जरूरी हो गया है। और सर आपसे समझना चाहेंगे कि ये भर्ती तो पूरी हुई, लेकिन पूर्व में हमने देखा कि इसको कैंसिल भी करना पड़ा, दिक्कतें आई, पेपर लीक की दिक्कतें आई, कुछ और क्वेश्चन पेपर की दिक्कतें आई, बहुत सारी चीजें आई। तो टेक्नोलॉजी अगर एडवांस है, उसको सक्सेसफुली दूसरी तीसरी बार में पूरा करवाया गया, तो उसके साथ साथ ये बड़ा चैलेंज भी है कि टेक्नोलॉजी उन चोरों के लिए भी एडवांस है जो पेपर लीक आउट कराते हैं या जो उसके नेक्सस से जुड़े हैं। आगे और भी बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स होनी है, तो क्या उस लेवल पर हम तैयार हैं? हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी सिक्योरिटी, हमारी एजेंसियां क्या उस लेवल पर तैयार हैं कि आगे भी हमारा नौजवान आश्वस्त रह सकता है कि भाई जिसकी तैयारी करके मैं पेपर भर रहा हूं, कम से कम रिजल्ट इसका ट्रांसपेरेंट तरीके से आए, कोई पेपर लीक ना हो? बिल्कुल ठीक कहा मैडम आपने। उत्तर प्रदेश पुलिस टेक्नोलॉजिकली एकदम अपग्रेडेड है, और जो आपराधिक तत्व होते हैं इसको भेदने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए आप इसको फायरवॉल्स बनाते हैं और उसको फिर और आगे ले जाते हैं, नई और तकनीक यूज करते हैं। मैं एश्योर कर सकता हूं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कि यूपी के युवा जो यूपी पुलिस का एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं, और अभी नई और भर्ती आने वाली है, और पूरी तैयारी के साथ में अपने उसको जाए, परीक्षा दें। देखिए, कहीं कोई ये आरोप नहीं किसी से कि साहब किसी बिचौलियों ने पैसे लिए, कहीं कोई आरोप नहीं कि राजनीतिक दखल है भर्ती में, कहीं कोई आरोप नहीं कि किसी अफसर ने कुछ गड़बड़ की है। एकदम क्लीन भर्ती की गई है, और ऐसी ही भर्ती आगे होती रहेगी। और इसलिए युवाओं को अपने मेरिट, अपनी योग्यता पर भरोसा करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, और तैयारी के साथ परीक्षा देनी चाहिए, और पूरा विश्वास रखना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा। आपकी तैयारी अच्छी है तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है। अनुराग जी, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोई अर्ची पर्ची नहीं, कोई खर्ची नहीं, और सीधे भर्ती है। मतलब अगर आपने अपना पेपर अच्छे से किया है, आपने उसको अच्छे से क्वालिफाई किया है, आपका नंबर आता है, तो आपकी भर्ती है। किसी तरह की कोई सिफारिश, रिश्वतखोरी की जगह नहीं। कुल मिलाकर यह आरोप भी था पूर्व की सरकारों पर। देखा इस सरकार में कितने पर्चे लीक हुए हैं, किस किस समय पर्चे लीक हुए हैं। और पर्चा लीक होने का मतलब समझते हैं आपकी, एक अभ्यर्थी जब तैयारी करता है, पूरे साल तैयारी करता है, और एक मिनिमम खर्चा जो होता है
2 से 2.5 लाख रुपए मिनिमम होता है पूरे साल में खर्च करता है। और वो किसान का बेटा होता है 2.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए जो पूरे साल में खर्च करता है, उसके बाद उसका पर्चा कैंसिल हो जाता है। फिर दोबारा से जब उसको तैयारी करनी पड़ती है तो वो जो 2-2.5 लाख रुपए हैं वो फिर अपना खेत बेचता है। और खेत बेचने का मतलब अपनी आत्मा बेचता है, अपनी पुरखों की जमीन बेचना। उसके बाद फिर दोबारा 1 साल की तैयारी करना। हमारे लिए बहुत आसान होता है बोलना कि पर्चा लीक हो गया, हमने उसके जो माफिया उनको पकड़ लिया, उनको जेल में डाल दिया, ये बहुत आसान है। लेकिन उस परिवार पे क्या गुजरती है जो 2.5 लाख रुपए कैसे इकट्ठा करेगा दोबारा, इस पे कभी गंभीरता से कोई सोचता ही नहीं है। आप कभी सोच के देख लिए जिनके 3-3 बच्चे 2-2 बच्चे होते हैं और जब पढ़ रहे होते हैं फिर वो उनका जब पर्चा आपकी सरकारों पर यह आरोप लगाता कि ये खास जाति के लोगों की ही भर्ती और पोस्टिंग बड़ी अच्छी होती है, बहुत ज्यादा होती है, तब रिश्वतखोरी चलती थी। आज की बात करो, पर्चा लीक अभी की बात हो रही है, आप कहाँ चले गए? मैं अमित शाह के आरोपों की बात कर रही हूँ, मैं अमित शाह के आरोपों पे बात कर रही हूँ, ना खर्ची ना पर्ची, सिर्फ भर्ती। पर्चा लीक की बात कर रहा हूँ, पर्चा लीक पे बात कर रहा हूँ। बोलना तो सब, वो तो राजनीति में है, सबको अपनी बात कहनी, लेकिन हम पर्चा लीक पे बात कर रहा हूँ, गंभीर बात बता रहा हूँ कि और जो सुन रहे हैं उनको पता चलता होगा कि दर्द क्या होता है। दूसरा, हमारे एक बीजेपी के साथी प्रवक्ता ने कहा 21,000 में 17,000 कौन सी जाए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन सा आंकड़ा दे दीजिए, कहाँ पे है, मैं भी जान सार्वजनिक कर दीजिए। 21,000 भर्ती हुई थी, 17,000 कौन लोग थे, जरा सार्वजनिक कर दीजिए। शरद त्रिवेदी जी, लास्ट कमेंट, शरद त्रिवेदी जी कर दीजिए सार्वजनिक। भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ, उसको बहन जी ने कैंसिल किया था, हमारी तो सरकार ने। बताइए ना सार्वजनिक, बहन जी आप बहन जी प्यारी हो गई। जवाब सुन लीजिए अब उनका। अनुराग जी जवाब सुनिए। अथॉरिटी के चेयरमैन, उनको उनके घर में घुस के मारा गया। फिर हो गया, लंबी बातें मत बताइए। 1 सेकंड उनका जवाब सुनिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। शांत रहिए, जवाब सुनिए भाजपा का। बात हो रही है, बोलिए। 1 सेकेंड अनुराग जी, अनुराग जी शांत रहिए, लास्ट कमेंट है, बोलिए। झूठ बोल देना, हमको समय लगा है, यही जनता को बता रहे हैं। अब क्यों ठीक है प्रियंका जी, प्रियंका जी देखिए आस्था जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जो अभी आप कह रही थी कि इस भर्ती में जो है बायस्ड हुआ है या इस भर्ती में पैसे चले, अरे भैया सरकार आपकी है, पिछले 9 साल से सरकार चला रहे, आज भी पता नहीं कर पाए किसने नौकरी के लिए पैसा लिया, किसने नौकरी के लिए जो है क्या कुछ लिया। तो अरे भाई आपकी सरकार है, आप उसको जेल में डालिए, नहीं तो आप टीवी चैनल में बैठ के इस तरह के प्रवचन मत दीजिए। और दूसरी चीज मैं ये कहूंगी, चौहान साहब बैठे हुए हैं, पूर्णकालीन डीजीपी ही मिल जाता हमारे उत्तर प्रदेश को, तब कम से कम किसी की शरद जी लास्ट कमेंट, मुझे शो वाइंड अप करना है। ओके प्रियंका जी, प्रियंका जी ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। शरद जी, रीट का एग्जाम जो राजस्थान में हुआ था उसमें राजीव गांधी स्टडी सर्कल के लोग उसमें शामिल थे। ये वहां पे तो आप ये बताइए, सरकार आप जेल में डालिए ना उनको जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, आप बस गाना गाएंगे स्टेज पे खड़े होकर, गाना गाने। कुल मिलाकर किस स्टेट में किसकी सरकार है उसके आरोप प्रत्यारोप के इर्द गिर्द अब ये बहस जाती दिखाई दे रही है और समय खत्म हो चला है। फिलहाल इस बहस को मुझे यही विराम देना होगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यूपी पुलिस में बंपर भर्ती एक तरफ युवाओं के लिए खुशियां लाई है तो दूसरी तरफ सियासी हवाएं भी आप देख रहे हैं किस तरह से गर्म हो चुकी हैं। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।